हम में से बहुत सारे लोग ये सब सोच कर बैठे हैं कि नीट का ही तो पेपर है यार, नीट ही तो है, क्या हो गया। एनसीईआरटी आते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं, इन फॉर्मूला से सवाल बना देंगे, फॉर्मूला वाली तैयारी कर लेते हैं, उतने से हो जाए। तो हमें अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस रखना है। हमें हर कंसेप्ट के इजी वर्जन आने चाहिए, हमें हर कंसेप्ट के लिटिल हायर वर्जन भी आने चाहिए, हमें हर कंसेप्ट के डिफिकल्ट वर्जन भी आने चाहिए। और इसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया भी था, मेरे मिस्टेक्स के कॉम्बिनेशन, मैं क्या गलत कर सकती हूँ, मैं क्या भूल सकती हूँ, वो मेरे शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। और इसके लिए मैंने पहले भी बोला था, मैं बार बार बोलती हूँ, एक गोल्डन नोटबुक बनाओ। पेपर इसलिए थोड़ी लिया था कि तुझे जज कर सके तेरे कितने मार्क्स आए, पेपर इसलिए लिया था ताकि तुझे अपने मिस्टेक्स पता चले। हेलो एवरीवन, सो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो टॉप 10 मिस्टेक जो आप बिल्कुल नहीं करेंगे अगर आप एक सीरियस नीट कैंडिडेट है और अगर आपको डॉक्टर इसी साल बनना है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो शायद आपको बुरी भी लग सकती हैं, बट वो सच है। वो आप में से मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं वो बात को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, बट वो उनके साथ हो रही। तो ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था ताकि हम लोग अपने एक नए पर्सपेक्टिव को दिखा सके कि भाई ऐसा भी होता है और हमें ये नहीं करना अगर हमें अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहली कॉमन मिस्टेक जो एक नीट एस्पिरेंट करता है वो है बिकमिंग अ FSM। अब ये FSM क्या है, मैं क्या नई चीज लेकर आई हूँ, व्हाट इज FSM? बेटा, FSM का एक्चुअल मतलब है एक फॉर्मूला सॉल्विंग मशीन बन जाना, राइट? व्हाट इज दिस फॉर्मूला सॉल्विंग मशीन, है ना? इसका मतलब ये है बेटा कि देखिए होता क्या है ना, हम में से बहुत सारे लोग ये सब सोच कर बैठे हैं कि नीट का ही तो पेपर है यार, नीट ही तो है, क्या हो गया। एनसीईआरटी आते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं, इन फॉर्मूला से सवाल बना देंगे, फॉर्मूला वाली तैयारी कर लेते हैं, उतने से हो जाएगा। नहीं बेटा, नीट 2025 ने ये दिखाया, 2016 ने भी यही दिखाया था कि सिर्फ फॉर्मूला सॉल्व करने से अगर आपको लग रहा है कि आप इफेक्टिव डॉक्टर बन जाएंगे, तो बेटा नहीं, बिल्कुल गलत, आप बहुत ही गलत जा रहे हैं। आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा, सिर्फ फॉर्मूला सॉल्विंग मशीन बनकर नहीं रह जाना। देखिए, मैं इसको एग्जांपल देके आपको समझाती हूं कि आप मान लीजिए आप जो है वो ड्राइवर हैं और आपका जो नीट का एग्जाम है वो कार है जो आपको ड्राइव करनी है। तो क्या ये जो ड्राइवर है, जब इसको एक गाड़ी ड्राइव करनी होती है, ये क्या सिर्फ तरीके रट कर आ जाता है कि ऐसे क्लच दबाऊंगा, ऐसे गियर दबाऊंगा, ऐसा स्पीड और चल पड़ी मेरी कार? भाई ऐसे कैसे? अगर आप एक इफेक्टिव ड्राइवर हैं और आपको एक टफ सिचुएशन से अपनी गाड़ी को निकालना है, भीड़ वाले एरिया से गाड़ी को निकालना है, कहीं से भी आपको लेकर जाना है और आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, तो आप फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलता। जो बैठा होता है ना ड्राइवर, वो उस टाइम पे डिसीजन बनाता है, उसे कंसेप्ट आता है कितनी गाड़ी जगह लेगी, कैसे निकालना है, सारी चीजें। सिर्फ फॉर्मूला रट कर, तरीका रटने से अगर हम सब कुछ पा लेते अपने जीवन में, तो भैया इतना सब कुछ फ्री में थोड़ी मिल जाता है, मेहनत लगती है। वो मेहनत क्या है? सिर्फ फॉर्मूला सॉल्विंग मशीन करके नहीं ले जाना बेटा, आपको अपने क्वेश्चंस का DNA समझना है। जैसे प्रोटीन का मेन फंक्शन उसके सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स बताते हैं, वैसे ही आपको समझना है कि एक सवाल के अंदर बहुत सारी चीजें लगती हैं, तब एक सवाल सही होता है सॉल्व, जिसके अंदर उसके DNA बहुत जरूरी है कि सवाल में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ। हमें सारे सवालों का जवाब आना चाहिए। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं वैसा हो गया तो क्या होगा, ये सारी चीजें जब तक हम अपने प्रैक्टिस में, अपनी लर्निंग में नहीं ऐड करेंगे और सिर्फ फॉर्मूला रट के बैठे रहेंगे, तब तक हम एक फॉर्मूला सॉल्विंग मशीन बन के रह जाएंगे। एक रोबोट और एक ह्यूमन में फर्क है ना, ये वही फर्क है, एक फॉर्मूला सॉल्विंग मशीन में और एक उस बच्चे में जिसने कंसेप्ट को गहराई से समझा है, सीखा है कि सवालों को ऐसे एग्जामिनर टुक कर दे तो हमें क्या करना है। कंसेप्ट की बजाय कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आती है। सिर्फ कंसेप्ट भी नहीं आना चाहिए, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी आनी चाहिए, दोनों चीजें अलग है ना। तो ये चीज को हमें समझना है कि हमें एक फॉर्मूला सॉल्विंग मशीन बनकर नहीं रह जाना है, हमें अपने जो भी तरीका है पढ़ने का उसे रीडिफाइन करना है। तो रीडिफाइन योर वेज ऑफ लर्निंग, योर वेज ऑफ लर्निंग।
सीखना है बेटा, रटना नहीं है। रट्टाफिकेशन कैन नॉट वर्क। फॉर्मूला भी तो हम रट ही रहे ना, तो रटना या रट्टा कैन नॉट वर्क, इट कैन नॉट वर्क मेरे बच्चों, इट कैन नॉट वर्क। इस चीज को हमें अपने आप को समझाना है। तो पहली मिस्टेक हम जो बन रहे हैं, हम एक फॉर्मूला सॉल्विंग मशीन बन रहे हैं, हमें वो नहीं बनना। हमें कंसेप्ट की गहराई में जाना है, हमें सीखना है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बदल दे तो क्या होगा। हर एक चीज का आंसर हमें करना है और अपनी लर्निंग को रीडिफाइन करना है। सेकेंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक हम जो करते हैं वो है अनबैलेंस प्रिपरेशन। बेटा अनबैलेंस प्रिपरेशन का क्या मतलब है? या तो हम इजी सवाल लगाते रह जाते हैं, या फिर हम सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाते रह जाते हैं। तो इजी और डिफिकल्ट इज इक्वल्स टू अनबैलेंस्ड प्रिपरेशन। तो भाई सिर्फ आसान सवालों के भरोसे पे नीट नहीं निकलता, और इस डर के मारे कि 2025 बहुत टफ आया था, हम सिर्फ डिफिकल्ट सवाल लगाते रहे, जे एडवांस पे चले जाए, उसके हिसाब से भी नहीं निकलता नीट। भाई आप में से कितने बच्चों ने ये चीज देखी है? आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, कितने बच्चों ने ये चीज नोटिस करी है? जब हम बहुत ज्यादा टफ सवाल लगा के चले जाते हैं ना, वी जनरली मिस आउट द बेसिक्स। बेसिक्स का पेपर आता है, हमसे गलत हो जाता है। और जब बहुत इजी सवाल लगा के चले जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा घुमा के डालता है कि हमसे वो नहीं होता है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस रखना है। हमें हर कंसेप्ट के इजी वर्जन आने चाहिए, हमें हर कंसेप्ट के लिटिल हायर वर्जन भी आने चाहिए, हमें हर कंसेप्ट के डिफिकल्ट वर्जन भी आने चाहिए। और इसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया भी था कि प्लीज आप टेस्ट सीरीज फॉलो करिए, विद्यापीठ की टेस्ट सीरीज फॉलो करिए, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से डिजाइन करा है सवालों को। द एक्सपर्ट टीम ने हर तरीके के पेपर के, हर तरीके के कंसेप्ट के, हर तरीके के लेवल के सवाल आपको टेस्ट सीरीज में दिया है, ताकि आपकी प्रिपरेशन बैलेंस रह सके। तो ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है कि अनबैलेंस स्थिति में नहीं जाना बेटा। अनबैलेंसिंग होगा ना कहीं तो गिर जाओ। लेट्स कम ऑन टू द थर्ड मिस्टेक बेटा। थर्ड मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं? वी जनरली गेट ट्रैप्ड इन द डिस्ट्रैक्शंस। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब ये नहीं है कि फोन की डिस्ट्रैक्शन है, किसी चीज की लत है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट distractions and the traps created by examiner। एग्जामिनर ऐसे कुछ ट्रैप जरूर क्रिएट करता है जिसमें वो चाहता है कि हम फंसे और हमारा कंपटीशन कट हो जाए, एंड वी एज अ स्टूडेंट आर अनअवेयर ऑफ दैट ट्रैप। हमें पता ही नहीं है ऐसा भी कुछ होता है क्या। हमें लगता है कभी कभी सवाल में, मान लो एक इतना बड़ा सवाल दिया है, हमें लगता है उस सवाल में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है ना, सारी काम की होगी, और यहीं हम फंस जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर कई बार सवाल में ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो काम की थी ही नहीं। वो सिर्फ हमारे माइंड गेम से प्ले कर रहा था। वो चाह रहा था मैं इतना सवाल, बड़ा सवाल देखे डर जा, हाय ये तो सवाल नीट के लेवल का ही नहीं, अरे ये तो गलत होगा, अरे छोड़ देते हैं, अरे इतना डेटा, अरे ये कहाँ यूज करना है, मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। तो ये सारे थॉट प्रोसेस जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, हमारी साइकोलॉजी में आ रहे हैं, एग्जामिनर उसे प्ले कर रहा है और वी आर अनअवेयर ऑफ दैट। और हम उन ट्रैप्स में, उन डिस्ट्रैक्टर्स में फंस के रह जाते हैं, और इस वजह से हम अपने मैक्सिमम चीज को, जो अपनी मैक्सिमम कैलिबर, उसे अचीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी साइकोलॉजी में ट्रैप्ड है ना। भाई साइकोलॉजी गड़बड़ है। तो इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ एक तरीके से, गेटिंग ट्रैप्ड इन द साइकोलॉजी, नॉट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी, नॉट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी। भाई साइकोलॉजी समझना भी बहुत जरूरी है। अगर हम साइकोलॉजी नहीं समझेंगे ना एग्जामिनर की, तो फिर हम नहीं निकाल पाएंगे पेपर। भाई साहब बहुत जरूरी है। इसलिए ही तो कहते हैं कि अपने टीचर्स के साथ बैठो। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, उसमें आपको बहुत बड़ा लेंथी सवाल दिखा, तो आप क्या करेंगे? अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ऐसे सवाल नहीं आते नीट पे, छोड़ दो छोड़ दो। नहीं, जाओ अपने टीचर के पास, पूछो कि ये इतना बड़ा जो सवाल है इसमें क्या इन्फॉर्मेशन काम की थी। ये जब डाउट पूछने जाओ तो टीचर से पूछो कि आपने सर और मैम आपने जो सोचा है मैं क्यों नहीं सोच पाया। तो ये सारी चीजों को जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे ना, तब तक आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी नहीं पता चलेगी बेटा। तो हम इन सारी चीजों पे कहाँ ध्यान देते हैं? हम तो ध्यान देते ही नहीं है सारी चीजों पे। साइकोलॉजी जैसी चीज तो हम सबका कोई सब्जेक्ट है जो पढ़ना है? नहीं रे। एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझनी है, जिससे वो हमें अपने ही सवालों में, अपने ही डिस्ट्रैक्शंस में और ट्रैप में हमें फंसा देता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जरूरत है एक टीचर की, जरूरत है एक मेंटोर की, जो आपको समझा सके सारी चीजें क्या है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था बेटा कि जब नीट का पेपर पिछले साल हुआ तो हमें पता था कि सवाल ज्यादा है। इस साल जब नीट का पेपर हुआ तो सवाल कम थे।
लेकिन नंबर ऑफ पेपर जिसमें नीट का पेपर डिजाइन हुआ वो लगभग सेम था। मतलब अगर मान लो पिछले साल 30 पन्नों का नीट का पेपर आया तो इस बार भी 30 ही पन्नों का पेपर था, लेकिन इस बार तो सवाल कम थे ना, तो पन्ने सेम क्यों लगे? क्योंकि ऑफ कोर्स क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दी गई थी। तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने से क्लियरली मतलब ये निकल रहा था कि एग्जामिनर ने हम लोगों के माइंडसेट से प्ले किया था, इसी वजह से बच्चे घबरा गए थे। इसी वजह से 2025 का पेपर एक टफ पेपर की कैटेगरी में आ गया कि बच्चे रो रहे थे एग्जामिनेशन सेंटर में, क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं थे, राइट? हमें पता नहीं था एग्जामिनर ऐसा ट्रैप क्रिएट करता है। तो इस साल हमें एग्जामिनर के ट्रैप में नहीं फंसना, ये बहुत जरूरी बात है, कोई नहीं बता रहा, आपको समझनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ मिस्टेक बेटा, कॉपिंग शॉर्ट नोट्स। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो शॉर्ट नोट्स को कॉपी करते हैं। अरे मैडम, शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम से ढूंढ लेंगे, अरे हमारे माइंड मैप्स है ना उसमें शॉर्ट नोट्स है, अरे हमारे मॉड्यूल के पीछे शॉर्ट नोट्स है। नहीं बेटा, मुझे भी पता है वहां पे सब कुछ है, सारा डेटा इंटरनेट पर है, तो हमें क्यों बनाने हैं शॉर्ट नोट्स? क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम पूरा रिवाइज नहीं कर सकते हैं, हम कंप्लीट रिवीजन तो हम नहीं कर सकते, हमें वो सारी चीज अपने शॉर्ट नोट्स में लिखनी है जो हमसे गलत होती है, जो हम भूल सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं है ना मैं भी वही भूलूं जो मेरा अगला दोस्त भूले, भाई जो वो भूलेगा वो अपने शॉर्ट नोट्स में वो लिखेगा, और जो मैं भूलूंगी मैं अपने शॉर्ट नोट्स में वो लिखूंगी। तो मेरे को ये समझना है कि मेरे शॉर्ट नोट्स जो है ना वो मेरी होने चाहिए, मेरी रिफ्लेक्शन होने चाहिए। मतलब माय शॉर्ट नोट शुड बी माय कॉम्बिनेशन ऑफ माय मिस्टेक्स, मेरे मिस्टेक्स के कॉम्बिनेशन, मैं क्या गलत कर सकती हूँ, मैं क्या भूल सकती हूँ, वो मेरे शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। और इसके लिए मैंने पहले भी बोला था, मैं बार बार बोलती हूँ, एक गोल्डन नोटबुक बनाओ, एक ऐसी नोटबुक बनाओ जिसमें ये जरूर लिखो कि आपसे क्या गलत हो सकता है। ये सब चीजें नहीं लिखोगे ना बेटा, दूसरों के भरोसे रहोगे तो नहीं चल पाएगा। भाई वो जो गलती करेगा जरूर थोड़ी है मैं भी वही गलती करूं, उसका दिमाग अलग लेवल से चल रहा है, मेरा दिमाग अलग लेवल से चल रहा है। तो नोट्स कॉपी करके कभी समझदारी नहीं है। डू नॉट कॉपी नीदर द नोट्स नॉर द शॉर्ट नोट्स, इस बात को प्लीज केयरफुली समझिए। ये छोटी छोटी सी बातें ऐसी है ना बेटा कि मतलब आप देखिए, अब जब मैं मिस्टेक्स की बात करूंगी तो बहुत सारी मिस्टेक्स और भी हो सकती हैं इसके अलावा जो हम बनाते हैं, ये है वो है, स्कूल मैनेज नहीं हो रहा, फलाना ढिमकाना, कैन बी अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। बट इस वीडियो में मैं ऐसी मिस्टेक्स की बात करना चाह रही हूँ जो शायद ही तुम्हें कोई बताएगा। हो सकता है बहुत हार्श लगे, लेकिन अगर कभी तसल्ली से बैठ के मेरी वीडियो सुनोगे ना तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम अपने ही सेल्फ से मिल रहे हो। मैं वही बातें बता रही हूँ जो हमारे साथ हो रही है बट हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, है ना? तो इस चीज को जरूर से समझिए कि हमें ऐसा नहीं करना। फिर बहुत बच्चे हैं जो इनसफिशिएंट स्लीप लेते हैं। भाई अब एक बात बताओ, हर मशीनरी को चलाने के पीछे कुछ चाहिए ना, मतलब कुछ एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना एनर्जी के कैसे होगा? सारी चीजें तो इस यूनिवर्स में एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। अगर हम नहीं सोएंगे सही से, हमारा मेंटल पीस कहाँ जाएगा? अगर हमारा मेंटल पीस नहीं जाएगा, हमारा मेंटल एफिशिएंसी काम नहीं करेगी। तो मैंने बहुत बच्चे देखे 3-3 घंटे सो रहे, 4-4 घंटे सो रहे, रात रात भर नहीं सो रहे, टेंशन एंग्जाइटी इतनी है। भाई अगर आपने इनसफिशिएंट स्लीप ली, इट विल कॉज नथिंग बट एंग्जाइटी। मुझे एंग्जाइटी नहीं चाहिए पेपर में। एक पेपर जो एक काम इंसान सॉल्व कर सकता है अपने 100% मेंटल एबिलिटी के साथ, वो एक एंग्शियस पर्सन नहीं सॉल्व कर सकता। सो आई डोंट वांट टू बिकम एन एंग्शियस पर्सन जो हर एक इमोशन को बहुत ओवर पावर कर रहा है। टफ आ गया पेपर, हाय पेपर में शटर हो गए, इजी पेपर आ गया, पेपर में ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, पेपर में ही सोचते हैं हम तो डॉक्टर बन गए। भाई आगे नहीं पता, पूरा पेपर खराब हो जाता है इन सारे इमोशंस की वजह से जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, है ना? तो मुझे क्या चाहिए ना, मुझे चाहिए इमोशनल कंट्रोल। वी नीड इमोशनल कंट्रोल। वो इमोशनल कंट्रोल हमारा चला जाता है अगर हमारी इनसफिशिएंट स्लीप है। तो प्लीज टेक स्लीप प्रॉपरली, मतलब लाइक आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स, 7 नहीं तो मतलब 6 to 7 आवर्स तो एटलीस्ट आपको स्लीप लेनी ही पड़ेगी बेटा, उससे कम में काम नहीं चलेगा। देन टू मच ऑफ सोशल मीडिया। हाँ नाउ अब मैं ऐसी बात बोल रही हूँ, सब दुनिया बोल रही है कि आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे जो है यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट डू दैट। द रीजन बीइंग इज, देखिए सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है ना जो हमें आउटर वर्ल्ड से गवर्न कर रही है। देखिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं बहुत डिफरेंट बात बोल रही हूँ, उसको समझने की कोशिश करिए। आउटर वर्ल्ड से
गवर्न करेगा। मतलब क्या है, अगर आज हमारे मार्क्स कम आते हैं, आज हम हताश होते हैं, हम रील्स देखना शुरू कर देते हैं टू फाइंड सम मोटिवेशन। भाई मोटिवेशन दूसरों के सुनने से आती होगी, मैं मना नहीं कर रही, मैं भी मोटिवेशन दे रही हूँ, मैं भी बहुत समझाती हूँ, मोटिवेशन दूसरे के सुनने से जरूर आती होगी, लेकिन वो सस्टेन नहीं करती ना। मेरी दो अच्छी बातें सस्टेन नहीं कर पाएंगी। सस्टेन करेंगे आपके मार्क्स, जो आपके मार्क्स आपको मोटिवेशन देंगे ना, वो मेरे बोलने से आपको मोटिवेशन नहीं आएगी। तो ये मोटिवेशन के नाम पे, ये अपने इमोशनल चीजों को कवर करने के नाम पे जो हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में घुस गए ना बेटा, ये बहुत गलत है। राइट, सो डोंट डू दैट। सोशल मीडिया से बाहर आइए। वो एक ऐसा दलदल है ना जिसमें आप घुस गए तो निकालना बहुत मुश्किल है। आप रील्स देखने लग गए ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, रील्स रील्स रील चलती रहेंगी। और आजकल एआई इतना स्ट्रांग है ना, आपने एक बार एक सैड रील देखी, बस सैड 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 ही रील्स आती रहेंगी, बस आप सैड ही हो जाओगे। सही चल रही थी जीवन, अबे बस बस हताश हो गए। सही चल रहा था अभी तक सब कुछ, रील देखने के बाद एकदम से लगता है सारा दुनिया का दुख हमारी कंधों पर है। ऐसा नहीं करना प्लीज प्लीज। मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इस चीज के। प्लीज गेट योर सेल्फ रिड ऑफ योर सोशल मीडिया प्लीज। 8th मिस्टेक, नॉट सॉल्विंग इनफ क्वेश्चन। अब बहुत सारे बच्चों से हम लोग मिलते हैं बेटा, तो मुझे ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चा जो है ना ओवर एम्फोसाइज कर रहा है थियोरी को, ओवर एम्फोसाइजिंग थियोरी। अब होता क्या है, ये वही वाली बात है, मैं इमोशनली हम इमोशनली अपने आप को डील नहीं कर पाते हैं ना, तो हम थ्योरी की ओवर एम्फोसिस में चले जाते हैं। होता क्या है, हमें पढ़ना है, हम समझदार हैं, हमें पता है हमें नीड करना है, वी वांट टू लर्न, हमें पढ़ना है, लेकिन हमसे सवाल नहीं हो रहे इस डर में। ठीक है, तो बेसिकली वी आर एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ क्वेश्चंस, इस डर में कि हमसे सवाल गलत होगा, इस डर में कि हमारे मार्क्स कम आएंगे, हम सवालों को ट्राई ही नहीं करते हैं, या कम सवालों को ट्राई करते हैं और अपना सारा एम्फोसाइज किस पे लगा देते हैं बेटा, थ्योरी पे लगा देते हैं। तो दूसरे को भी लग रहा है अरे मेरा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, पूरे दिन किताबें खुली रहती है, पढ़ता ही रहता है पढ़ता ही रहता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना, जब हम फाइनली आएंगे ना, हम आउट हो जाएंगे। ये दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दिस बिकमिंग एन एफएसएम। तो जो फॉर्मूला वाला बच्चा है ना, वो सिर्फ फॉर्मूला ही फॉर्मूला देखा जा रहा है, और जो क्वेश्चन नहीं कर रहा वो सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ा जा रहा है। अब ये दोनों बच्चे लगभग सिमिलर ही है, क्योंकि जब वो प्रैक्टिकली पेपर में बैठेंगे ना, तो भाई लुढ़क लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली से वही सर्वाइव कर पाएगा जो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का मतलब है कि अब उसके पास सवाल सॉल्व करने का एक्सपीरियंस है, उसे पता है एग्जामिनर कहाँ डिस्ट्रैक्ट करेगा, उसे पता है कि गलती हो सकती है, ये नहीं करनी, उसे सब पता है भाई। तो आप अगर सवाल नहीं लगा रहे हो और आप ओवर एम्फोसाइज कर रहे हैं थ्योरी पे, तो आप बहुत गलत करें। करेक्ट। मूविंग ऑन टू द 9th मिस्टेक, नो मॉक टेस्ट एनालिसिस। तो बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे बेटा, मॉक टेस्ट दे दिया, पेपर हो गए, मार्क्स कैलकुलेट कर लिए, पेपर बंद रख दिया। अरे मार्क्स देने के लिए थोड़ी पेपर दिया था यार, पेपर इसलिए थोड़ी लिया था कि तुझे जज कर सके तेरे कितने मार्क्स आए, पेपर इसलिए लिया था ताकि तुझे अपनी मिस्टेक्स पता चले। हमने अपनी मिस्टेक्स देखी ही नहीं, अगर हमने एनालिसिस नहीं किया तो हमें मिस्टेक्स आइडेंटिफाई तो हुई नहीं, मिस्टेक्स आर नॉट आइडेंटिफाइड। और अगर मिस्टेक्स बेटा आइडेंटिफाई नहीं हुई तो क्या फायदा, पेपर में मिस्टेक्स हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा मिस्टेक्स हो गई। सो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं बट आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे, तो फिर अगेन इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, ये नहीं करना हमें। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द 10th मिस्टेक, दैट इज डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग इज ऑफन कंफ्यूज। बहुत सारे बच्चे इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो इंटरनेट पे वायरल हो रखा है कि जब तक हम सोचेंगे नहीं हमें डॉक्टर बनना है, हम डॉक्टर कैसे बनेंगे। बिल्कुल बेटा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, मैं नहीं कह रही कि नहीं वर्क करता, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर मतलब करता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हार्डवर्क ना करें। सो डे ड्रीमिंग कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क ना, कैन नॉट सब्स्टिट्यूट हार्डवर्क, कैन नॉट सब्स्टिट्यूट हार्डवर्क। तो इस चीज को मुझे समझना है कि जब आप सपने बुन रहे हैं, दूसरा काम कर रहा है, और सीट तो एक ही है ना, तो काम करने वाले को मिल जाएगी और आप सपने बुनते रहिए। तो प्लीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट, बट दैट डज नॉट टेल यू कि आप हार्डवर्क ना करें। आपको हार्डवर्क करना है तो आपको अपने डे ड्रीम से बाहर आना होगा कि हम बन गए डॉक्टर जी, ऐसा हो गया, बहुत सारे दुख हमारे जीवन से चले गए, अब हम डॉक्टर बन गए, बहुत हम सक्सेसफुल हो गए, ये हो गया, सब होंगे, लेकिन एक पाथवे है दैट हैज टू गो टू स्ट्रगल। आपको स्ट्रगल की जर्नी ट्रैवल करनी पड़ेगी, तभी आपको सक्सेस मिलेगी।
तो प्लीज अपने ख्याली दुनिया से बाहर आके प्रैक्टिकल लाइफ को एनालाइज कर दे, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट द 10 मिस्टेक्स जो मुझे लगता है कि हाईलाइट करनी बहुत जरूरी थी, और बहुत ही कम लोग हैं जो इस बात के ऊपर एम्फोसाइज कर रहे हैं कि शायद बच्चा इस मेंटल साइकोलॉजी से गवर्न हो रहा है ना। तो सोशल मीडिया नहीं करना, ये नहीं करना, वो सब तो है ही बेटा, वो तो ऑफकोर्स हमें नहीं करना, बट ये भी वो 10 मिस्टेक्स है जो शायद ही हम लोग जानते नहीं है, या फिर हमें जान के शायद बुरा लग रहा होगा, लेकिन डीप डाउन इनसाइड अस वी ऑल नो कि हम इनमें से कोई एक मिस्टेक जरूर कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य बस इतना था कि आप इन सबको जाने कि वो मिस्टेक्स हो सकती है जो आपके लिए आगे की जर्नी मुश्किल कर सकती है। तो प्लीज इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।